वेलकम टू DI साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज मैं आपको ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली में इन 5 एलिमेंट्स को रखा गया है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। इन 5 एलिमेंट्स को रखा गया है। ठीक है, इन 5 एलिमेंट्स को हम कैल्कोजेंस भी बोलते हैं या फिर और फॉर्मिंग एजेंट्स भी बोलते हैं, अयस्ककारी तत्व भी बोलते हैं या फिर कैल्कोजेंस भी बोलते हैं। कैल्कोजेंस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड बना देता है, जो कि अयस्क का फॉर्म है। तो ये अयस्क बनाने में मदद करता है। जनरली हमको जितना भी मेटल जमीन के अंदर से मिलता है वो मिनरल्स के फॉर्म में निकलता है, और मिनरल्स के फॉर्म क्या होता है, ओर्स होते हैं, जिसको हम प्यूरिफाई करते हैं। तो इसको हम कैल्कोजेंस भी बोलते हैं या फिर ओर फॉर्मिंग एजेंट, अयस्ककारी तत्व भी कहते हैं। अभी आता हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। उसमें पहला आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने 3 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाया है, ऑक्सीजन का, सल्फर का और सेलेनियम का। 8, 16 और 34। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो हमको एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा है, इनके बाहर में P4 आ रहे हैं, इसके बाहर में भी P4 आ रहा है। क्या पता चल रहा है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में देखने को जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा ऑर्बिटल में एंटर करता है, p ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में एंटर करता है। इसीलिए इसको हम p ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ p ब्लॉक कहते हैं। ठीक है कि नहीं है। फिर इसका जब हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो NH2 इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 देखो 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, मतलब NH2 और NP4 है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 और NP4 है। n मुख्य क्वांटम संख्या को दिखा रहे हैं। ठीक है कि नहीं है, NP4 है। और 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि जहां पे P4 अगर आएगा किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय, अगर लास्ट में P4 आ रहा है, इसका मतलब वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा, 6A ग्रुप का एलिमेंट होगा या 16th ग्रुप का एलिमेंट होगा, 16वें समूह का, 16वें वर्ग का तत्व होगा वो। तो इसीलिए इसको आवर्त सारणी में 6A समूह में, 6A ग्रुप में या फिर 16th ग्रुप में रखा गया है। जनरली है क्या, 6A पहले के अकॉर्डिंग है, बट अब IUPAC ने सबको मर्ज करके और 1 से लेके 18 ग्रुप बना दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये 16th ग्रुप में रखा गया है ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स को। क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना करो। एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको लिखना है, उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्पष्ट है कि इनके विभेदी इलेक्ट्रॉन p उपकोष की कक्षक में प्रवेश करते हैं, अतः इन्हें p ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP4 है, अतः इन्हें आवर्त सारणी के 6A या 16th वर्ग में रखा गया है। It is clear from our electronic configuration that the valence electrons of these elements enter into orbitals of p orbit, so it is called elements of p block. Its general electronic configuration is NH2 and NP4. Its general electronic configuration is NH2 and NP4. That is why it is placed in 6A और 16th group of periodic table. ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है, और ये अक्सर पूछा गया, तुम्हारे 4-5 ब्लॉक उसमें पूछ लेता है कि पोजीशन बताओ कि कहां पे है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंसी क्या होती है। तो ऑक्सीजन वैलेंसी क्या होता है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों का नंबर कितना गेन कर सकता है, कितना डोनेट कर सकता है या कितना शेयरिंग होती है, उसे वैलेंसी बोलते हैं। तो ऑक्सीजन जनरली 2 वैलेंसी शो करता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 वैलेंसी शो करता है, लेकिन और जो एलिमेंट है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, 2, 4 और 6 वैलेंसी भी शो करते हैं। आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर लगभग समान होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो -2 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पराक्साइड में बात करूं कि H2O2 में हाइड्रोजन पराक्साइड हो गया, जैसे कि H2O2 में ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, तो पराक्साइड में -1 होती है, पराक्साइड में -1 होती है, डाइफ्लोराइड में -2 होती है।
डाइफ्लोराइड में -2 होती है, लेकिन जनरली ऑक्सीजन का -2 देखा जाता है नॉर्मल कंपाउंड्स में। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि इन पेरोक्साइड इट्स ऑक्सीडेशन इज -1, पॉइंट रखने वाली बात है कि कभी भी तुम्हें पेरोक्साइड दे देगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, कोई सा भी कहीं पे पेरोक्साइड बॉन्ड इन द सेंस ये वाला बॉन्ड कहीं पे बन रहा है, कहीं पे ये वाला बॉन्ड बन रहा है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसका कितना होगा, -1। फिर आते हैं अपरूपता। अपरूपता एलोट्रॉपी, जब एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में पाए जाते हैं उसको बोलते हैं एलोट्रॉपी। तो इसके जनरली सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। अगला हमारा है धात्विक और अधात्विक लक्षण, मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी मतलब टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता। और अधात्विक लक्षण मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की, ऋणायन बनाने की क्षमता। तो जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं, जैसे ये जो मैं ऐसे जा रहा हूं ना, ये वर्ग में ऊपर से नीचे का सीक्वेंस लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। जैसे देखो ऑक्सीजन सर भैया हमने सीक्वेंस लिखा है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, अधातु हो गया, नॉन मेटल है, फिर उपधातु हो गया, मेटलॉइड है, और लास्ट वाला जो पोलिनियम वो क्या हो गया, धातु, मेटल है। तो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ा या ग्रुप में हम ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं तो हमारा मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा है। अगला हमारा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है, विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं, सबको पता है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा और आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा। अगला है आयनन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जनरली ये इजीली आयनित नहीं होते, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते हैं, तो इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है, मींस हमको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है तो। लेकिन जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, देखो यहाँ पे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रही थी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही थी। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता चला जाता है। इसका मतलब ये है कि पहले वाले का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, लास्ट वाले का सबसे कम। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। फिर आते हैं अणु बनाने की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि कैसे मॉलिक्यूल ये अणु बनाते हैं। तो ऑक्सीजन जनरली डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे O2 वाला है ना, और सल्फर हमारा ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाता है, अष्ट परमाणविक अणु बनाता है, S8 बनाता है, ठीक है, 3 S ऊपर में रहता है और फिर 2 S नीचे में, और उनके बीच में सारा बॉन्ड लगा दो तो एक रिंग फॉर्म, ऑक्टेट रिंग बन जाता है, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे इनका आयनन विभव उच्च होता है उसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता भी उच्च होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होता है। ऊपर से नीचे जैसे हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होता है। यह हमारा था ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स जो हैं उनका बेसिक इंट्रोडक्शन था, या फिर तुम बोल सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। अभी हम पढ़ेंगे क्या कि, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन से ऑक्साइड हैं या डाइऑक्सीजन है, ओजोन है, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 होता है ना, और इसका जब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, द्वि सहसंयोजक बंध होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि बाहर में दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और इस तरह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर मैं बात करूं डाइऑक्सीजन की प्राप्ति, तो नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, O2 के फेज में स्टेट में पाया जाता है। 23% वेट बाय वेट के अकॉर्डिंग पाया जाएगा, भार अनुसार होगा, और 20.9%, जनरली 21% हम बोलते भी हैं कि वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस है, 21% ऑक्सीजन गैस है, तो 20.9% वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है ऑक्सीजन का परसेंटेज। एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूं मैं, ये एटमॉस्फेयर के अंदर में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अकरेंस में, तो ऑक्सीजन 3 आइसोटॉप्स के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं प्राकृतिक में, कौन कौन से, O816, O817 और O818।
मेजरली जो पाया जाता है वो पाया जाता है O816। देखो 99.76% तो ये होता है। अगर मैं इस ये 99.76 मतलब ओवर एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं, इस 20.9% में से कितना 99.76% जो देखो उसका जब हम 99.76 देखेंगे तो ये पाया जाता है। बाकी 0.037% तुम्हारा O817 पाया जाएगा और 0.203% तुम्हारा O8 ऑक्सीजन 18 पाया जाएगा। ठीक है कि नहीं है। अब आते हैं बनाने की विधि, मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। तो मेथड की बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। सबसे पहला हमारा धातु ऑक्साइड के वियोजन से बाय डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखो मेटल ऑक्साइड मतलब HgO हो गया, मरकरी का ऑक्साइड हो गया HgO, मर्क्यूलस ऑक्साइड बोलते हैं HgO। इसको जब हम डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो ये मरकरी में टूट जाता है पारे में और साथ में डाइऑक्सीजन गैस बनता है। उसके बाद धातु पराक्साइड से, धातु पराक्साइड जैसे Na2O2, सोडियम पराक्साइड हो गया Na2O2। सोडियम पराक्साइड का जब हम वाटर के साथ में हीट करते हैं, सोडियम पराक्साइड मिक्स विद वाटर टू फॉर्म डाइऑक्सीजन गैस एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम पराक्साइड का फार्मूला Na2O2। देखो यहाँ पे भी मैंने जब ऑक्सीकरण तुमको बताया था, तो इस वाले फार्मूला में जब तुम्हें अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बोलते हैं, मैं साइड में थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे देखो Na2O2 इस वाले सवाल में इसमें तुमको बोल देगा कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम। हमने पीछे जो ऑक्सीडेशन नंबर की बात की थी, देखो सोडियम की बात करेगा तो हमको सोडियम की निकालनी, इसलिए मैं 2x ले लूंगा। मान लेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज x, हमने x मान लिया। 2 सोडियम है इसीलिए 2 into x प्लस 2 into ऑक्सीजन का यहाँ पे मैं -1 लेके चलूंगा। इसके जगह कोई और चीज जैसे H2O में ऑक्सीजन का -2 लेके चला जाता, क्योंकि वो जनरल स्टेट है। लेकिन जब भी पराक्साइड का स्टेट आता है तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेके चलते हैं। और इक्वल टू जब हम ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, 11th का कॉन्सेप्ट है, तो वो किसके बराबर आना चाहिए बच्चों, उस पे जितना चार्ज है। अब इस पे कोई भी चार्ज नहीं है तो मतलब बराबर 0 होगा। अगर सपोज यहाँ माइनस लगा हो तो -2, प्लस लगा हो तो +2, लेकिन यहाँ कोई चार्ज नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे बराबर 0 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 2, x इक्वल टू फाइनली +1 निकल गए हैं, x इक्वल टू +1। तो सोडियम की वो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +1 आ गया। तो ये मैं ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बता रहा था। अभी हम आते हैं फिर से प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज क्या है धातु पराक्साइड से। तो धातु पराक्साइड को जब हम जल के साथ मिला के गर्म करते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइऑक्सीजन गैस मिलता है। आगे देखते हैं जल के विद्युत अपघटन से बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं H2O का, तो H2O डिकम्पोज हो जाता है H आयन में, साथ में OH नेगेटिव आयन में, H आयन में साथ में OH नेगेटिव आयन में। अब ये जो हाइड्रोजन है, चलो इसके दो मॉलिक्यूल्स को मैं हीट कर दे रहा हूं तो 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे और 2 ही OH- आयन मिलेंगे। अब जो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हारा H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है 2OH- जो है 2OH- है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी ठीक है ये 2OH- है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी हाँ इसने जो डोनेट किया था वो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अब ये 2OH- है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो O2 और प्लस का H2 बनाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो जाएंगे। तो जब हम इस दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके लिखेंगे, इसको और इसको, इस तीनों रिएक्शन को कंबाइन करके लिखेंगे तो देखो OH और H पॉजिटिव आयन से OH H पॉजिटिव आयन खत्म हो गया, इधर वाले 2 से इधर वाला 2 खत्म हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, खाली बच क्या गया 2H2O 2H2O बच गया। साथ में इधर क्या बच गया देखो H2 और इधर भी एक H2, 2H2 प्लस O2, तो 2H2 प्लस का O2। तो ये मैंने मैकेनिज्म बताया कि कैसे हाइड्रोलिसिस हुआ है। तो जल के विद्युत अपघटन से जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। तो मैं एक चीज बता दूं कि ये हाइड्रोजन बनाने का मेथड भी है, ये हाइड्रोजन गैस बनाने का। और एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन एक बहुत गजब का फ्यूल आने वाले समय में, जो तुम्हारा आने वाले समय में हाइड्रोजन एक बहुत तगड़ा फ्यूल उभर के आने वाला है। पेट्रोल डीजल की कोई वैल्यू नहीं है, कि मेन वैल्यू रहेगी वो हाइड्रोजन की वैल्यू रहेगी, ठीक है कि नहीं है। तो ये बहुत अच्छा एक फ्यूल है और हल्का फ्यूल भी है, भारी फ्यूल नहीं है, हल्का फ्यूल है और बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील भी है। इसका एक ड्रॉबैक है, ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, ठीक है। तो देखो ये क्या था, हमको पानी से मिल रहा है और पानी बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास प्रेजेंट है,
रिन्यूएबल सोर्सेज है कि नहीं है, रिसोर्सेज है, पानी से हम जितना मर्जी उतना हाइड्रोजन बना सकते हैं। इसका मतलब आने वाले समय में जो गाड़ी वगैरह पेरिस समझौता में ये हुआ है बच्चों कि आने वाले समय में 2050 तक हमको पूरी तरह से ये जो फॉसिल फ्यूल्स वाले जितने भी फ्यूल्स हैं उसका यूज बिल्कुल ही खत्म कर देना है, या तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करना है, या तो फिर ऐसे कोई फ्यूल्स जनरेट करना है जिसमें पॉल्यूशन जीरो हो, पॉल्यूशन का कार्बन एमिशन बिल्कुल खत्म हो जाए। तो बहुत अच्छा ये काम करने वाले जो फ्यूल्स हैं, ठीक है। फिर आते हैं लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं, प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी मेथड। तो पोटेशियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में 420 केल्विन पे जब हम गर्म करते हैं, तापीय अपघटन करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो ये टूट जाते हैं KCl में, साथ में ऑक्सीजन में। प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं बच्चों, हम एक परख नली लेते हैं, परख टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीज डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं और हम हीट करते हैं, जब कितने पे 420 केल्विन पे हीट करते हैं तो इसकी डाइऑक्सीजन के वाष्प निकलते हैं जिसको हम वाटर में घोल देते हैं। वाटर में क्योंकि ये स्लाइटली सॉल्युबल, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, वाटर में ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है, इसीलिए ऑक्सीजन ऊपर में, क्योंकि वायु से हल्की गैस है इसलिए ऊपर में इकट्ठी हो जाती है और शेष बाकी जो चीजें होती है हमको फाइनली ऑक्सीजन मिल जाता है। अब आते हैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये रंगहीन है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, स्वादहीन है, जनरली हम सांस लेते ऑक्सीजन जाता है, क्या कोई स्वाद आता नहीं आता है, गंधहीन है, ऑर्डरलेस भी है, गैस है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सॉलिड में ये कैसा दिखता है, तो सॉलिड स्टेट में ये स्लाइटली ब्लू कलर का दिखता है, हल्के नीले रंग का दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, ध्यान रखना ऑक्सीजन का सॉलिड स्टेट में। जल में स्लाइटली सॉल्युबल है, अल्पविल है, पानी में थोड़ा सा घुलता है, वायु से हल्का सा भारी है और वायु से भारी था और अनुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तीन प्रकार के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक होता है, वो पढ़ेंगे हम आगे टॉपिक है अनुचुंबकीय क्या होते हैं। अभी आपको याद रखना पड़ेगा, ये पॉइंट याद कर लेना, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ देता है कि ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, तो तुम क्या बोल सकते हो, O2 कहता है बच्चों पैरामैग्नेटिक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारा कुछ ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के बारे में था, इंट्रोडक्शन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी हम आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइऑक्सीजन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। देखो सबसे पहला रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो जब भी ऑक्सीजन मेटल से रिएक्शन करते हैं, किसी भी मेटल से, तो क्या बनाएगा ये, इसके ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, एल्यूमिनियम से रिएक्शन करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जिंक से रिएक्शन करेगा जिंक ऑक्साइड, आयरन से आयरन ऑक्साइड। तो किसी भी मेटल से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फिर आते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल, अधातुओं से अभिक्रिया। अधातु इन द सेंस कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इससे रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले कार्बन से अभिक्रिया। तो जब भी कोई रिएक्शन विद कार्बन, जब भी डाइऑक्सीजन कार्बन से रिएक्शन करेगा तो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो वाटर बनाता है, वाटर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हम वाटर भी बना सकते हैं। फिर रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा। हमने नाइट्रिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये पढ़ा भी था कि NO जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ऑक्सीडेशन चैम्बर में ये काम होता है, तो NO2 बनाता है, नाइट्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। फिर ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना था, फिर नाइट्रिक एसिड बना रहा था। फिर आता है रिएक्शन विद SO2, सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड से जब ये रिएक्शन करते हो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे उत्प्रेरक का काम होता है, उत्प्रेरक में या तो तुम वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करोगे या तो तुम प्लेटिनम यूज करोगे, ठीक है। फिर आते हैं हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन। सुन एक चीज देखो, जब किसी भी जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं ना, तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है। या किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब तुम जलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है, ठीक है कि नहीं है। ये सभी हाइड्रोकार्बन्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको क्या करना है, किसी भी हाइड्रोकार्बन का फार्मूला लिखना है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिख देना, साथ में एनर्जी, और ऑल ओवर आप रिएक्शन को बैलेंस कर देना। तो ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कॉमन रिएक्शन हो गया, कंबशन, दहन जिसको बोलते हैं। फिर आगे ओजोन का निर्माण, इससे अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम ओजोनाइजर पढ़ेंगे, सीमेंस ब्रॉडी और सीमेन हॉलस के ओजोनाइजर पढ़ेंगे। तो ओजोन निर्माण, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को एक ट्यूब में
एक ट्यूब में इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कराते हैं ऑक्सीजन गैस भर के, जिसे बोलते हैं साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। नीरव विद्युत विसर्जन करने पर हमको ओजोन गैस मिलता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा कवर करेंगे कि ओजोन बनता कैसे है और क्या होता है साइलेंट इलेक्ट्रिक फीचर। ठीक है, फिर आते हैं यूज ऑफ डायहाइड्रोजन। क्या क्या यूज है? तो जनरली तुमने देखा होगा कि ऑक्सीजन का यूज हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में करते हैं, तो ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं, और जब किसी के सांस नहीं आता तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देते हैं ऑक्सीजन लगा के। फिर आते हैं रॉकेट और मिसाइलों में ईंधन को जलाने में, ईंधन के रूप में नहीं, ईंधन को जलाने में किया जाता है, क्योंकि भाई किसी भी चीज को जलाने के लिए किसके रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ईंधन को जलाने में। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ओवरऑल था हमारा क्या, ऑक्सीजन के केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भैया